क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में एक ऐसी घटना हुई जिसने पुलिस और सीबीआई दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ पुलिस बोल रही कि हमने केस को सुलझा लिया है, ये रहा कातिल। वहीं इससे उलट सीबीआई का कहना कि आपने जिसे पकड़ा वो नहीं बल्कि ये है असली कातिल। मतलब कातिल दो, कहानी दो अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस, दो अलग मोटिव्स, लेकिन कत्ल एक। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब कुछ सेकंड की क्लिप ने पूरा केस पलट कर रख दिया, जिसने पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, शायद इन्हें कटघरे में भी खड़ा होना पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात कर रहे हैं प्रद्युम्न ठाकुर केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाले गुड़गांव या गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से। इसी डिस्ट्रिक्ट में भोंसी नामक एक लोकेलिटी बसा हुआ है। यहाँ पर एक जाना माना स्कूल भी है, रियान इंटरनेशनल स्कूल। ये काफ़ी नामी स्कूल है, सैकड़ों बच्चे इसमें पढ़ते हैं। इस स्कूल के ब्रांचेस भारत के कई बड़े शहरों में खुले हुए हैं। तो भोंसी के रियान इंटरनेशनल स्कूल में कई बच्चों की तरह एक और बच्चा पढ़ता था, प्रद्युम्न ठाकुर। इसकी उम्र थी केवल 7 से 8 साल और ये सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था। इनके घर में माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बहन भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल और घर के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं था, 5 मिनट का ही रास्ता रहा होगा। चूंकि दोनों बच्चे उतने बड़े और समझदार नहीं थे, तो इनके माता पिता ही इन्हें स्कूल छोड़ने और लेने के लिए जाते थे। सुबह में पिता स्कूल छोड़ने के लिए जाते और दोपहर में छुट्टी होने के बाद माँ लेने के लिए जाती, क्योंकि इस वक्त पिता काम पर होते थे। प्रद्युम्न ठाकुर एक तेज दिमाग वाला समझदार लड़का था। इसके घर पर थोड़ी मोड़ी शरारत होती रहती थी, लेकिन ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इसे क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था। सब कुछ ठीक चल रहा था। समय आता है 8 सितंबर 2017 का, शुक्रवार का दिन था। इन दिनों स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे। पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर 7:50 के आसपास घर से निकलते हैं स्कूल छोड़ने के लिए। चूंकि केवल 5 मिनट का ही रास्ता था, तो 7:55 तक ये स्कूल पहुंच भी गए। स्कूल के गेट पर ही पिता ने बच्चों को छोड़ दिया, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं था। धीरे धीरे स्कूल की बसेस भी बाकी दूर के बच्चों को लेकर आ ही रही थीं। इधर पिता बच्चों को छोड़कर घर आ गए। घर पहुंचकर इन्होंने जैसे ही गाड़ी की चाबी फ्रिज के ऊपर रखी, इसके कुछ देर के बाद 8:08 के आसपास माँ का फोन रिंग होता है। चूंकि पिता फोन के करीब थे, तो उन्होंने उसे पिक किया। उधर से बच्चों के स्कूल से फोन आया था। बोला गया कि आप एक बार जूनियर सुपरवाइजर से बात करिए। ये सुनकर पिता थोड़े घबरा गए कि क्या हो गया, अभी तो बच्चों को स्कूल छोड़कर आया। माँ को लगा कि वो पहुंचने में लेट हो गए होंगे, यही उन्हें बोलना होगा। पिता ने कहा कि मैंने तो उन्हें टाइम पर स्कूल छोड़ा था, स्कूल शुरू होने वाला बेल भी नहीं बजा था। खैर, पिता ने कहे अनुसार जूनियर सुपरवाइजर को कॉल किया। पिता ने मीडिया के सामने बताया कि पहली बार जब कॉल किया था तो साफ साफ आवाज़ नहीं आ रही थी। दूसरी बार किया तो नॉट रीचेबल था। उसके बाद थर्ड टाइम किया। इस बार कॉल उठाने वाले ने बोला कि आपका बच्चा स्कूल के बाथरूम के पास गिरा पड़ा मिला, रक्त प्रवाहित हो रहा था। हम लोग इस हॉस्पिटल में हैं, आप लोग भी पहुंचिए। ये सब सुनकर पिता बदहवास, माँ भी सुनकर रोने लगी। साफ साफ बताया नहीं गया कि बच्चे को क्या हुआ है। दोनों माता पिता स्कूल वालों के कहे अनुसार हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न की बात थी। पहले से बादशाहपुर के हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ भीड़ भाड़ होने की वजह से लाइफ केयर हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन मास्क लगाकर बोला गया कि इनके बस की बात नहीं है। फिर यहाँ से आर्टिमिस हॉस्पिटल ले गए। यहाँ आते ही डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, पहले लाते तो बचा सकते थे। अब तक स्कूल में भी पूरा शोर मच चुका था। जो गार्जियन स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे, उन्होंने भी देखा। हॉस्पिटल के लोगों ने भी देखा। एक बच्चा स्कूल ड्रेस में रक्त में भीगा हुआ, स्कूल में मृत्यु। पोस्टमार्टम में सामने आया कि बच्चे के गले पर लेफ्ट साइड में धारदार हथियार के 2 कट के निशान पाए गए हैं, जैसे कोई चाकू हो। अब ये क्या मामला है, चाकू से वार, एक स्कूल में 7 साल के बच्चे का कत्ल, ये कौन कर सकता है और क्यों करेगा। मामला तेजी से लोगों के बीच फैलने लगा। मीडिया वाले भी स्कूल और हॉस्पिटल को घेर कर सब कुछ कवर करने लगे। इनकी वजह से पूरे राज्य सहित देश में बात फैल गई। 11 साढ़े 11 बजे तक गुरुग्राम पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर स्कूल जाया गया। पुलिस ने चारों तरफ से स्कूल को घेर लिया। ना तो कोई बाहर जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था। सबसे पहले जाते हैं वारदात वाले पॉइंट पर। बाथरूम के बाहर गलियारे में 2 बच्चों और एक बस कंडक्टर ने प्रद्युम्न को उस हालत में देखा था। जो दिखा उसको आवाज़ लगाया गया। इसके ठीक सामने एक गार्डन में माली भी काम कर रहे थे। आवाज़ सुनकर माली समेत 2 टीचर्स और किसी बच्चे के गार्जियन यहाँ आए। स्कूल के बाकी बच्चों की भी भीड़ जमा हो गई। स्कूल की प्रिंसिपल आई। बाहर बस के ड्राइवर बैठे हुए थे। उन्हें बुलाकर प्रिंसिपल ने अपनी गाड़ी की चाबी दी। बोला कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो। वैगनार गाड़ी में बस कंडक्टर, टीचर्स और कुछ स्टाफ के लोग प्रद्युम्न को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पुलिस ने स्कूल में पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले किसने बच्चे को ऐसी हालत में देखा था। प्रद्युम्न बाथरूम से बाहर रेंगते हुए आकर जमीन पर बेहोश हुआ। यानी जो क्राइम हुआ वो बाथरूम के अंदर हुआ। पुलिस को प्रद्युम्न के गिरे हुए स्थान से एक चाकू भी बरामद होता है, जो रक्त में भीगा हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन को अच्छे से एग्जामिन किया। चाकू सहित कई चीजें कलेक्ट की। चाकू पर फिंगरप्रिंट भी हो सकता है। 2 बच्चों ने बोला कि इन्होंने उस वक्त बाथरूम में बस कंडक्टर अशोक अंकल को देखा था, अशोक कुमार। जिस बस के ये कंडक्टर थे उसके ड्राइवर ने भी बोला कि अशोक को इन्होंने बाथरूम में जाते वक्त देखा था। माली ने भी बोला कि अशोक ने उन्हें पहले आवाज़ लगाई थी।
साफ साफ इशारा अशोक की ओर था। पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरास चेक किए। ज़्यादातर हिस्सों में कैमरे नहीं लगे थे, कई जगहों के खराब भी थे। खुशकिस्मती से इस दिन बाथरूम के पास वाला कैमरा ठीक चल रहा था। इसमें 7:55 पर वो बस कंडक्टर अशोक बच्चों के बाथरूम में जाते वक्त दिखा। वैसे बाथरूम तो बच्चों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसे टीचर्स, स्कूल के बाकी स्टाफ, बस कंडक्टर, ड्राइवर, माली कोई भी यूज़ कर सकता था। देखा जाए तो बच्चों का टॉयलेट अलग और बाकियों का अलग रहना चाहिए, वरना कोई भी बाहरी आकर कुछ भी कर सकता है। एक घटना तो दिख ही रही है। उस घटना के वक्त करीब 10 लोग मौजूद थे। पुलिस ने सबसे बात की। इसी में ही अशोक कुमार भी था। पुलिस ने अपने सामने ये भी देखा कि अशोक का टी शर्ट भीगा हुआ है। इसकी बाह पर कुछ रक्त के छींटे भी लगे हुए हैं। इससे पुलिस समझ गई कि अशोक ने अपने टी शर्ट पर लगे रक्त को साफ किया है। कहीं यही तो इसके पीछे नहीं। वैसे अशोक की धड़कनें भी बहुत तेज चल रही थीं। ये घबरा भी रहा था, पसीने छूट रहे थे। पुलिस के मन में बस कंडक्टर को लेकर शक पैदा होने लगा। सीसीटीवी के अनुसार 8:03 के आसपास प्रद्युम्न अपने गले पर हाथ रखकर रेंगते हुए बाथरूम से बाहर निकला। 2 बच्चों के अनुसार इन्होंने बाथरूम के अंदर अशोक को खड़ा देखा था। प्रद्युम्न के बाहर आते ही कुछ सेकंड के बाद अशोक भी बाहर निकला। चारों तरफ से बस अशोक ही सस्पेक्ट लग रहा था। पुलिस इसको उठा लेती है और अपने तरीके से पूछताछ शुरू कर देती है। ये सब कुछ घटना वाले दिन ही चंद घंटों के अंदर हो रहा है। इसी दिन अशोक ने अपना गुनाह भी स्वीकार कर लिया। एक रिपोर्टर भोंसी पुलिस स्टेशन भी पहुंचे। कैमरे के सामने अशोक से पूछा गया कि क्या आपने सच में कत्ल किया है। अशोक ने बोला कि हाँ, इसी ने किया है। क्यों किया? इसने बोला कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दिमाग खराब हो गया था, माफ कीजिए। ये कुछ गलत काम कर रहा था बाथरूम में, तभी वो लड़का आ गया। उसे देखकर इसका मन बदला और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। डर लगा कि अगर ये शोर कर दे तो लोग आ सकते हैं, इसी वजह से चाकू से कत्ल कर दिया। अब ये सवाल उठा कि अशोक के पास चाकू कहाँ से आया और ये ऐसे कैसे स्कूल कैंपस के अंदर चाकू ले जा सकता है। किसी ने चेकिंग नहीं की? पहले तो लगा कि स्कूल बस के टूल बॉक्स में ही चाकू रहा होगा, लेकिन ड्राइवर के अनुसार उसने कुछ दिन पहले ही स्कूल ऑफिशियल के सामने टूल बॉक्स को खोलकर रेगुलर सफाई की थी। अशोक कुमार ने कैमरे के सामने बोला कि वो चाकू कई दिनों से बस के अंदर पड़ा हुआ था। इसने सोचा कि इसे घर ले जाऊंगा, काम आएगा। वैसे अशोक के घर में इसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। घर में कमाने वाला केवल यही अशोक था। इसके बाद अशोक चाकू को जेब में रखकर बाथरूम चला गया उसे धोने के लिए, क्योंकि चाकू पर धूल जमा हुआ था, गंदा था। फिर वहीं पर इसका मन खराब होने लगा। तभी वो बच्चा प्रद्युम्न आया और गलत हरकत करते हुए अशोक को देख लिया। फिर अशोक बच्चे को पकड़ लेता है। अब आगे क्या हुआ आपको बता ही दिया है। पुलिस अशोक को हिरासत में लेने के बाद किसी से मिलने नहीं देती है, घर वालों तक से नहीं। पूछताछ चलती रही। 9 सितंबर को पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कातिल पकड़ा जा चुका है। अब ये बात भी फैल गई कि कातिल पकड़ा गया और वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल का बस कंडक्टर है। इससे प्रद्युम्न के माता पिता को थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर ये कैसे कातिल हो सकता है। हमारे बच्चे तो उसे जानते तक नहीं हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई। हम लोग ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। प्रद्युम्न की मां ने कहा कि इन्हें नहीं लगता कि उस कंडक्टर ने कुछ किया होगा, इसके पीछे जरूर कोई और है। इन्होंने स्कूल मैनेजमेंट पर भी इल्जाम लगाया कि ये लोग असली कातिल को छिपा रहे हैं। पहले दिन ही कातिल पकड़ा जा चुका था और पहले दिन से ही माता पिता सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। शहर के अलग अलग हिस्सों में भी लोग प्रदर्शन करने लगे, कैंडल मार्च निकालने लगे, सीबीआई के हाथों केस सौंपने को भी बोलने लगे। एक और चीज थी कि कोई भी कातिल कैमरे के सामने ऐसे आसानी से कबूल नहीं करता, और वो भी कत्ल करने वाले दिन बिल्कुल भी नहीं। सुबह में बच्चों का स्कूल आना शुरू हो गया था। स्कूल स्टाफ भी आ ही रहे थे। भीड़ भाड़ थी। उस बाथरूम को भी कोई भी यूज कर सकता था और लोग कर भी रहे थे। इसी बीच बस कंडक्टर अशोक आया। आखिर वो इतनी चहल पहल में गलत काम कैसे करेगा, जबकि बाथरूम की खिड़की उधर से टूटी हुई थी। बाथरूम का दरवाजा भी उस वक्त खुला हुआ था। बच्चे के साथ गलत काम करने से पहले वो दरवाजा बंद करता, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद करने के लिए कोई कुंडी भी नहीं लगी थी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे छोटे थे, मस्ती में खुद को बाथरूम में लॉक न कर लें। कुल मिलाकर प्रद्युम्न के माता पिता अशोक को निर्दोष बोल रहे थे। अशोक की पत्नी भी बोल रही थी कि इनके पति को फंसाया जा रहा है, वो ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकते। उस बच्चे की उम्र के इनके घर में भी बच्चे हैं जिसके वो पिता हैं। जब पुलिस जुडिशियल कस्टडी के लिए गुरुग्राम कोर्ट गई, वहां इन्होंने बोला कि केस में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों ने क्राइम सीन को खराब करने की भी कोशिश की थी, जैसे कि फर्श को साफ करना, लेकिन बाद में एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने किसी और के होने की संभावना को नकार दिया। बोले कि अशोक ही मेन सस्पेक्ट है, इसने ही कत्ल किया है। ये भी बोले कि उसने अपना गुनाह स्वीकार भी कर लिया है। कत्ल के 5वें दिन अशोक के घर वालों को जेल में अशोक से मिलने की इजाजत दी जाती है। पत्नी ने जेल में आकर इनसे पूछा कि क्या सच में तुमने कत्ल किया है। अशोक ने मना कर दिया। बोला कि पुलिस वालों ने टॉर्चर करके जबरदस्ती वो बात कबूल करवाई। मेरा कत्ल में कोई भी हाथ नहीं है, गलत हरकत भी नहीं किया और चाकू भी नहीं ले गया था। प्रद्युम्न के माता पिता सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पिटीशन भेजते हैं कि केस की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट 15 सितंबर तक केस सीबीआई को सौंप देती है। अब सीबीआई इस कहानी में एंट्री करती है। इन्होंने दोबारा से सारे सबूत, सीसीटीवी कैमरे, लोगों के बयान, सब कुछ देखने, सुनने, पढ़ने शुरू कर दिए। वो अशोक कुमार भी सीबीआई की कस्टडी में आ गया। इससे भी पूछताछ होने लगी।
प्रद्युम्न ठाकुर के घर वालों से भी पूछताछ की जाती है। यहाँ घर वालों ने सीबीआई को एक अजीब और हैरान करने वाली बात बोली। इन्होंने कहा कि आपको स्कूल के बाकी बच्चों के साथ भी पूछताछ करनी चाहिए, खासकर बड़े बच्चों से, क्योंकि कुछ बड़े बच्चे एक बार शराब पी रहे थे, तभी छोटी क्लास के बच्चों ने उन्हें देख लिया था। इसमें प्रद्युम्न भी था। उन बड़े बच्चों ने धमकी दी कि किसी को कुछ बताना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। 22 सितंबर को सीबीआई अपने साथ फॉरेंसिक टीम लेकर स्कूल आई। बाथरूम को तो पुलिस ने सील किया हुआ था, इसलिए कोई उसे यूज नहीं कर सकता। वैसे कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार सब्जी काटने वाला चाकू था, जो बाथरूम के बाहर बच्चे के पास गिरा पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने कत्ल करने वाले दिन ही बरामद कर लिया था। यहीं जब सीबीआई ने बाथरूम की छानबीन की तो एक कमोड में चाकू फंसा हुआ दिखा। इसे निकाला जाता है। एक चाकू तो पहले ही पुलिस को मिल चुका था, अब दूसरा चाकू सीबीआई को मिला। खैर, इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। अब सीबीआई स्कूल के कैमरे खंगालना शुरू करती है। पुलिस ने उसी दिन के कुछ मिनटों के फुटेजेस देखे थे। यहाँ सीबीआई हफ्तों तक के देखती है। कहीं कत्ल की प्लानिंग पहले से तो नहीं थी। जैसे चाकू मिला, किसी ने उसे पहले से छिपा कर तो नहीं रखा था। बड़ी गहनता से फुटेज देखे गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी में प्रद्युम्न के अलावा और भी कई स्कूल के बच्चे बाथरूम यूज करने के लिए गए थे। स्कूल प्रशासन से इन बच्चों की शिनाख्ती की जाती है। जब इनके बारे में पता चला तो इन बच्चों से पूछताछ हुई। इसी में एक बच्चे ने पहली बार प्रद्युम्न को उस हालत में देखा था, फिर अपने टीचर्स को बताया। उधर अशोक ने माली को चिल्लाकर बुलाया। कैमरे में सीबीआई को एक और चीज दिखी। इसमें जब प्रद्युम्न बाथरूम में एंटर किया, उसके 8 सेकंड के अंदर ही एक लड़का बाथरूम से बाहर आया। इसके कुछ सेकंड के बाद प्रद्युम्न भी रेंगते हुए बाहर निकलता है, फिर अशोक निकला। सीबीआई की नज़र उस बच्चे पर आती है। पता चला ये वही बच्चा है जिसने पहली बार प्रद्युम्न को देखा था। इसका नाम रिवील नहीं किया गया क्योंकि यह नाबालिग था। 11वीं क्लास का 16 साल का बच्चा था। सीबीआई इसी बच्चे को अपने रडार में कैद करती है। यह अशोक के बाथरूम में जाने के बाद अंदर गया और प्रद्युम्न के बाहर आने से पहले बाहर आया। स्कूल में बच्चे मोबाइल फोन्स भी लाते थे। घटना वाले दिन किसी ने उस पूरे सीन को रिकॉर्ड भी कर लिया था। ये रिकॉर्डिंग पुलिस ने भी देखी थी और सीबीआई भी देखती है। इसमें था कि जब लोग बच्चे के पास आए तो कोई भी उसे उठा नहीं रहा था। लोग केवल यही बोल रहे थे कि कोई इसे उठाकर हॉस्पिटल ले चलो। फिर आवाज सुनकर बस कंडक्टर के साथ काम करने वाला ड्राइवर आया। ड्राइवर ने प्रिंसिपल की वैगनार कार निकाली। अशोक ने खुद बच्चे को उठाकर गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल ले गया। चूंकि इसने ही बच्चे को उठाया था, इसी वजह से इसके ऊपर रक्त लग गए थे। स्कूल में एक बच्चे के गार्जियन भी थे। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। प्रद्युम्न के हॉस्पिटल जाने के बाद इन्होंने बाथरूम वाले गलियारे में दोनों तरफ से बेंच और टेबल के बैरिकेड्स लगवा दिए, ताकि उस जगह पर कोई जाए ना और एविडेंस से छेड़छाड़ ना हो। एक सफाई कर्मचारी बाहर निकलने वाले रास्ते पर गिरे रक्त को साफ कर रही थी। गार्जियन ने यह देखा और मना किया कि ऐसा मत करो। तब तक ये साफ कर चुकी थी। फिर इससे बोला कि बाथरूम के पास सफाई मत करना। मेन गेट के पास रक्त हॉस्पिटल ले जाते वक्त गिरे थे। माली के अनुसार जब अशोक ने इसे चिल्लाकर बुलाया तो उस समय वो साफ सुथरा था, लेकिन बाद में रक्त में भिगा हुआ देखा, क्योंकि इसने ही बच्चे को उठाया था। जब अशोक बच्चे को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद वापस स्कूल आए तो उन गार्जियन ने बोला कि अपने ऊपर लगे रक्त को साफ मत करना, पुलिस को आ जाने दो। थोड़ी देर के बाद अशोक ने कपड़े से रक्त को साफ कर लिया। गार्जियन ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, मैंने मना किया था ना। अशोक ने बोला कि इसे रहा नहीं गया था, बदबू आ रही थी, अजीब लग रहा था। इसी वजह से ये टी शर्ट इसका पुलिस को भीगा हुआ मिला और वहां पर रक्त के अंश मिले। सीबीआई ने भी अशोक से इंटेरोगेट किया, पूछताछ की। जैसा कि पुलिस का मानना था कि यही कातिल है, सीबीआई को ऐसा नहीं लग रहा था। समय बीत रहा था। खैर, सीबीआई भी अपनी जांच में जुटी हुई थी। ये लोग बिल्कुल खामोशी से काम कर रहे थे। कहीं कुछ बताया नहीं कि केस में क्या चल रहा है, कौन सस्पेक्ट है, कितने आगे बढ़े हैं। कत्ल 8 सितंबर को हुआ था। इसके ठीक 2 महीने में 7 नवंबर 2017 को एक सनसनी खबर बाहर आई कि सीबीआई ने स्कूल के एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के अनुसार बच्चे ने भी कबूल कर लिया कि इसने ही प्रद्युम्न का कत्ल किया था। यहाँ से मीडिया में दोबारा केस जिंदा होता है। फिर से खबरें छपनी शुरू हो गईं। एक तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, सबूत, कहानी और मोटिव था, दूसरी तरफ सीबीआई का इनसे बिल्कुल अलग। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक भी पॉइंट सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से मैच नहीं कर रहा था। सीबीआई के अनुसार स्कूल के बाथरूम के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 8 सेकंड की एक क्लिप मिली, जिसमें यह लड़का बाथरूम से बाहर निकलते हुए दिखा, फिर प्रद्युम्न रेंगते हुए निकला। यही लड़का अपने दोस्त के साथ बाथरूम के पास आकर प्रद्युम्न को देखकर शोर मचाता है। चूंकि पुलिस ने स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट्स, टीचर से बात करके और खुद रक्त के अंश अशोक की बाह पर देखकर अपने दिमाग में बैठा लिया था कि कातिल यही होगा, इसीलिए कैमरे में पुलिस की नज़र केवल इसी बस कंडक्टर पर ही थी, ना कि किसी स्कूल के बच्चे पर। बाकी जो बच्चे बाथरूम में आए गए उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। सीबीआई ने जब उस 16 साल के लड़के की बाथरूम में एंटर करते वक्त फुटेज चेक की तो उसके शर्ट में कुछ उभरा हुआ नजर आया, जैसे उसने शर्ट में कुछ छिपाया हो। कहीं ये चाकू ही तो नहीं था। सीबीआई ने इसी बच्चे को सस्पेक्ट मानकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इसका फैमिली बैकग्राउंड निकाला गया। ये कौन है, कहाँ रहता है, इसके माता पिता कैसे हैं, ये बच्चा पढ़ाई में कैसा है, स्कूल के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, वगैरह वगैरह। भले स्कूल के इस बच्चे पर सीबीआई को शक हो, लेकिन इन्होंने कभी भी जाहिर नहीं किया, बल्कि सबसे समान रूप से पूछताछ कर रहे थे। स्कूल के स्टाफ, स्टूडेंट्स, बाकी कर्मचारियों समेत 125 लोगों से बात की गई। सीबीआई कुछ बच्चों के फोन्स में भी छानबीन करती है।
इसमें सस्पेक्ट वाला बच्चा भी था। मकसद तो केवल इसी बच्चे का फ़ोन देखने का था, लेकिन केवल इसी का देखते हैं तो शायद इसे शक हो सकता था, फिर ये कुछ कर ना बैठे। इसीलिए कई बच्चों के फ़ोन देखे गए। सभी फ़ोन्स की कॉल डिटेल्स, लोकेशन, सर्च हिस्ट्री सब कुछ निकाली गई। सस्पेक्ट बच्चे के स्कूल में कुछ अजीब किस्से भी थे। ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार एवरेज से भी कम था। हालांकि इसके माता पिता ने घर पर इसके ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स दिखाए। कहा कि इनका बेटा 60 से 70% लाने वाला स्टूडेंट है, ना कि कमज़ोर है। खैर सीबीआई को पता चला कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। जब एग्ज़ाम होता है तो ये कुछ ना कुछ बहाना करके एग्ज़ाम नहीं देता है। एक बार बच्चे ने बोला कि इसके वाटर बॉटल में किसी ने कुछ मिला दिया है, तबीयत खराब हो रही है, वॉमिट जैसा लग रहा है। फिर स्कूल ने इसके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया। कई दिनों तक ये हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। कभी ये बोलता कि इसके रिश्तेदार में किसी की मृत्यु हो गई है, वहाँ जाना है। ऐसे ही ये बहाने बनाकर एग्जाम से बचता था। सीबीआई ने सस्पेक्ट लड़के के दोस्तों को बुलाकर पूछताछ की कि तुम लोगों के बीच कौन कैसी बातें करता है, कौन कैसा है। केवल सस्पेक्ट लड़के को टारगेट करके उसके बारे में नहीं पूछते हैं, बल्कि सबके बारे में पूछते हैं, ताकि किसी को कुछ शक ना हो। पता चला कि प्रद्युम्न के कत्ल और एग्जाम शुरू होने से पहले सस्पेक्ट लड़के और उसके दोस्तों के बीच एग्जाम को लेकर कुछ बातें हो रही थीं कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, एग्जाम में क्या लिखेंगे, कैसे क्या होगा। सभी दोस्त परेशान हो रहे थे। उस वक्त सस्पेक्ट लड़के ने अपने दोस्तों से बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, एग्जाम नहीं होगा, अभी बहुत टाइम है। दोस्तों ने बोला लेकिन टाइम टेबल तो आ चुका है, डेट फिक्स है, 3-4 दिन में एग्जाम शुरू होगा। सस्पेक्ट लड़के ने बोला वो कैंसिल हो जाएगा। अब इस लड़के को कैसे पता कि कैंसिल होगा, ये क्या करने वाला है। फिर कुछ दिनों के बाद प्रद्युम्न वाली घटना होती है। इस दिन सभी बच्चे घबराए हुए थे, डर रहे थे, दुखी भी थे। इसी समय सस्पेक्ट लड़के ने अपने दोस्तों से खुश होकर बोला कि चलो अब एग्जाम टल जाएगा, पीटीएम भी नहीं होगा, हो सकता है कि स्कूल भी बंद हो जाए। ये सुनकर दोस्तों को थोड़ा अजीब लगा कि ये खुश क्यों हो रहा है। यहाँ स्कूल में एक बच्चे की हालत ऐसी हो गई है, सब लोग परेशान हैं, इसी बीच ये ऐसे क्यों बोल रहा है। सीबीआई को सस्पेक्ट लड़के के दोस्तों ने ये सारी चीज़ें बताई। स्कूल के टीचर से बातचीत हुआ। इनके अनुसार वो लड़का गुस्सैल टाइप का था, लड़ाई झगड़ा करता था। उसे कई बार बच्चों ने स्कूल में चाकू कैरी करते देखा है, एक टीचर ने भी देखा था। कई बार तो इसने खुद किसी दूसरे बच्चे के वाटर बॉटल में कुछ मिलाने की कोशिश की थी। अभी तक सीबीआई को बस लड़के के स्कूल में बिहेवियर के बारे में पता चल रहा था। ये कोई सबूत नहीं है, कोर्ट में क्या साबित किया जाएगा। वो जो सीबीआई ने स्कूल के बच्चों के फोन्स देखे थे, उसमें से सस्पेक्ट वाले लड़के की गूगल सर्च हिस्ट्री निकाली गई। इसमें से सीबीआई को एक चौंकाने वाली चीज़ मिलती है। प्रद्युम्न के कत्ल के 3-4 दिन पहले लड़के ने गूगल पर पॉइजन के बारे में सर्च किया था कि जहर क्या होता है, कैसे काम करता है, किसी को कैसे देते हैं, कितनी मात्रा में दें, वगैरह वगैरह। साथ में इसने चाकू मारने के बारे में भी सर्च किया कि चाकू से कैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर वार करते हैं, शरीर में सेंसिटिव जगह कौन सी है। आगे ये भी मिला कि जिस दिन प्रद्युम्न का कत्ल हुआ उसी दिन कत्ल के बाद सस्पेक्ट लड़के ने सर्च किया हाउ टू इरेज फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट कैसे मिटाएं, कैसे उसे गायब करें। ये सब कुछ एक 16 साल का बच्चा कर रहा था। इसके बाद देर किस बात की, इस बच्चे को सीबीआई अपने ऑफिस में बुला बुलाकर पूछताछ करने लगी। थोड़ी मोड़ी बातचीत करते थे, फिर घर भेज देते थे। ऐसा 3 बार हुआ। चौथी बार में सीबीआई ने बच्चे को घर नहीं भेजा, उल्टा लड़के के पिता को बुलाया गया। वैसे इस लड़के का परिवार भी कोई छोटा मोटा नहीं था, प्रभावशाली था। 6-7 नवंबर के आसपास रात के 12 बजे लड़के का कन्फेशन रिकॉर्ड होता है। इस वक्त कमरे में सीबीआई के ऑफिशियल्स, बच्चे के पिता, एक सोशल वेलफेयर मेंबर और एक इंडिपेंडेंट विटनेस थे। सबके सामने बच्चे ने पूरी कहानी सुनाई। सस्पेक्ट लड़का चाहता था कि एग्जाम में थोड़ा डिले हो जाए ताकि ये अच्छे से पढ़ाई कर सके। कम नंबर आएगा तो माता पिता डांटेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी दिक्कत होगी। इसी डर से इसने सोचा कि अगर किसी बच्चे की स्कूल में मृत्यु हो जाए तो कई दिनों तक छुट्टी हो सकती है, शायद स्कूल भी बंद हो जाए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी नहीं होगा। इसने घर के पास वाले एक मार्केट से सब्जी काटने वाला चाकू खरीदा। सीबीआई उस दुकान का भी पता कर लेती है। 8 सितंबर की सुबह में सस्पेक्ट लड़का बाथरूम में जाता है, शर्ट में चाकू छिपाकर। तभी इसी वक्त प्रद्युम्न भी बाथरूम में आया। सस्पेक्ट लड़के का ये प्लान नहीं था किसी बच्चे का कत्ल करना है, लेकिन जब इसने बच्चे को देखा तो सोचा कि ये बहुत छोटा है, कुछ कर नहीं सकता, आसानी से इसका काम तमाम कर सकते हैं। फिर इसने प्रद्युम्न के ऊपर चाकू से 2 वार किए, लेफ्ट साइड के गले पर। इसके बाद इसने चाकू को कोमोड में फेंक दिया और बाहर आ गया। तभी प्रद्युम्न भी बाहर रेंगते हुए निकला। फिर अशोक निकलता है। अशोक की गलती केवल यही थी कि गलत टाइम पर गलत जगह मौजूद था। आगे 22 नवंबर को अशोक को बेल पर छोड़ देते हैं। फिर फरवरी 2018 में इसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस ने इसको मार पीट कर टॉर्चर करके कुबलवाया था कि कत्ल तुमने ही किया है। आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्या इनके ऊपर किसी का प्रेशर था? स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाता है। सीबीआई ने यह भी मांग की कि भले ही ये बच्चा 16 साल का है, नाबालिग है, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग इसने की, जैसे पुलिस को और सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की, ये कोई मामूली बच्चा नहीं हो सकता है, बहुत शातिर क्रिमिनल माइंडेड है। इसको एक जुवेनाइल की तरह नहीं बल्कि एक अडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी निर्धारित करेगी कि बच्चे के साथ अडल्ट की तरह व्यवहार किया जाए या नाबालिग की तरह। अगर इस पर नाबालिग की तरह कार्रवाई हुई तो जब तक ये 21 साल का नहीं हो जाता इसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। अगर एक अडल्ट की तरह हुआ तो प्रॉपर ट्रायल होगा। इसके लिए फांसी या उम्र कैसे कम सजा नहीं लिखी है।
सस्पेक्ट लड़के की मेंटल और फिजिकल स्टेट को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद 20 दिसंबर 2017 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि इसके साथ एक अडल्ट की तरह कार्रवाई होगी। 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इसी अडल्ट जुवेनाइल को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें जज ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को दोबारा से मैटर देखने को बोला। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर पिटीशन दायर किया गया। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट यही है कि अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे को इंटरिम बेल दे दिया। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।